दोस्तों, इस वीडियो में हम नाना साहेब की बात करेंगे, जिनका 1857 की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। तो चलिए देखते हैं उनके बारे में इस वीडियो में क्या है। तो नाना साहेब का जन्म 1824 में हुआ था और 1857 के पश्चात से वो गायब पाए गए। 1857 के बाद से 1857 के बाद से उनका कुछ पता नहीं चला। सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। उनका मूल नाम धोंडू पंत था। जी, नाना साहेब का मूल नाम जो है वो धोंडू पंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया। उनका जन्म 19 मई 1824 को हुआ था बिठूर में, और मृत्यु हुई 1859 में नैमिषारण्य में। उनका पूर्ण नाम धोंडू पंत था। पालक बाजीराव द्वितीय, नारायण भट्ट और गंगाबाई, बच्चे बायाबाई, राष्ट्रीयता भारतीय और ब्रिटिश राज। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें इनकी मृत्यु के बारे में भी लिखा है और ऊपर लिखा है 1857 के पश्चात से गायब। तो उनकी ये डिटेल स्टोरी है, इसमें देखते हैं कि मतलब उनके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं डिटेल में। ठीक है, तो हमने यहाँ देख लिया कि उनका जन्म हुआ था 19 मई 1824 को, और राष्ट्रीयता उनकी ब्रिटिश और भारतीय और ब्रिटिश राज। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या उनके बारे में। ठीक है, देखिए धोंडू पंत नाना साहेब ने सन 1824 में वेणुग्राम निवासी माधव नारायण राव के घर जन्म लिया था। उनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। पेशवा ने, देखिए दोस्तों, पेशवा जो है ना वो प्रधानमंत्री का एक पद होता था। ठीक है, उस समय पेशवा जो है प्रधानमंत्री का पद होता था। तो पेशवा ने बालक नाना राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया और उनकी शिक्षा दीक्षा का यथेष्ट प्रबंध किया। उन्हें हाथी घोड़े की सवारी, तलवार व बंदूक चलाने की विधि सिखाई गई और कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान भी कराया गया। 28 जनवरी सन 1851 को पेशवा का स्वर्गवास हो गया। नाना राव ने बड़ी शान के साथ पेशवा का अंतिम संस्कार किया। दिवंगत पेशवा के उत्तराधिकार का प्रश्न उठा। कंपनी के शासन ने बिठूर स्थित कमिश्नर को यह आदेश दिया कि वह नाना राव को यह सूचना दे कि शासन ने उन्हें केवल पेशवाई धन संपत्ति का ही उत्तराधिकारी माना है, न कि पेशवा की उपाधि का या उससे संलग्न राजनैतिक व व्यक्तिगत सुविधाओं का। एदर्थ पेशवा की गद्दी प्राप्त करने के संबंध में वह कोई समारोह या प्रदर्शन न करे, परंतु महत्वाकांक्षी नाना राव ने सारी संपत्ति को अपने हाथ में लेकर पेशवा के शस्त्रागार पर भी अधिकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में नाना राव ने पेशवा की सभी उपाधियों को धारण कर लिया। तुरंत ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार को आवेदन पत्र दिया और पेशवाई पेंशन के चालू कराने की न्यायोचित मांग की। साथ ही उन्होंने अपने वकील के साथ खरीदा आदि भी भेजा, जो कानपुर के कलेक्टर ने वापस कर दिया तथा उन्हें सूचित कराया कि सरकार उनकी पेशवाई उपाधियों को स्वीकार नहीं करती। नाना राव धोंडू पंत को इससे बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि उन्हें अनेक आश्रितों का भरण पोषण करना था। नाना साहेब ने पेंशन पाने के लिए लॉर्ड डलहौजी से लिखा पढ़ी की, किंतु जब उसने भी इनकार कर दिया तो उन्होंने अजीमुल्ला खां को अपना वकील नियुक्त कर महारानी विक्टोरिया के पास भेजा। अजीमुल्ला ने अनेक प्रयत्न किए पर असफल रहे। लौटते समय उन्होंने फ्रांस, इटली तथा रूस आदि की यात्रा की। वापस आकर अजीमुल्ला ने नाना साहब को अपनी विफलता, अंग्रेज़ों की वास्तविक परिस्थिति तथा यूरोप के स्वाधीनता आंदोलनों का ज्ञान कराया। नाना राव धोंडू पंत को अंग्रेज सरकार के रुख से बड़ा कष्ट हुआ। वे चुप बैठने वाले न थे। उन्होंने इसी समय तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। नाना साहब का इस उम्र में तीर्थ यात्रा पर निकलना कुछ रहस्यात्मक सा जान पड़ता है। सन 1857 में
वह कल्पी, दिल्ली तथा लखनऊ गए। कालपी में आपने अपने बिहार के प्रसिद्ध कुंवर सिंह से भेंट की और भावी क्रांति की कल्पना की। जब मेरठ में क्रांति का श्री गणेश हुआ तो नाना साहब ने बड़ी वीरता और दक्षता से क्रांति की सेनाओं का कभी गुप्त रूप से और कभी प्रकट रूप से नेतृत्व किया। क्रांति प्रारंभ होते ही उनके अनुयायियों ने अंग्रेजी खजाने से 8.5 लाख रुपया और कुछ युद्ध सामग्री प्राप्त की। कानपुर के अंग्रेज एक गढ़ में कैद हो गए और क्रांतिकारियों ने वहां पर भारतीय ध्वजा फहराई। सभी क्रांतिकारी दिल्ली जाने को कानपुर में एकत्र हुए। नाना साहब ने उनका नेतृत्व किया और दिल्ली जाने से उन्हें रोक लिया, क्योंकि वहां जाकर वे और खतरा ही मोल लेते। कल्याणपुर से ही नाना साहब ने युद्ध की घोषणा की। अपने सैनिकों को उन्होंने कई टुकड़ियों में बांटा। अंग्रेजों से बराबर लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने अंग्रेजों को हारने के लिए मजबूर कर दिया और अंत में उन्होंने अंग्रेजों के पास एक पत्र भेजकर उनसे वापस इलाहाबाद सुरक्षित भेजने का वादा किया, जिसमें अंग्रेज इस बात को जनरल टूव्हीलर ने मान लिया और उन सबको सचिन चौरा घाट पर नाव पर बैठने के लिए उन्होंने कई सारी वोटों का इंतजाम भी किया। जब सब अंग्रेज कानपुर के सती चौरा घाट से नावों पर जा रहे थे तो क्रांतिकारियों ने उन पर गोलियां चलाई और उनमें से बहुत से मारे गए। अंग्रेज इतिहासकार इसके लिए नाना को ही दोषी मानते हैं, परंतु उसके पक्ष में यथेष्ट प्रमाण नहीं मिलता। बाद में इलाहाबाद से बढ़ती हुई सेना ने वापस कानपुर पर अपना कब्जा जमा लिया। सती चौरा घाट पर जो गोलियां चली थी उसके बाद उसने जितनी भी औरतें थी उनको सबको बीवी घर में कैद कर लिया गया। बाद में इलाहाबाद से अंग्रेजों की सेना चल पड़ी और नाना साहब ने उनकी हार हो गई या फिर किसी और ने 200 महिलाओं को ख़त्म कर दिया गया और इसका प्रमाण नहीं मिलता। किसी और ने कुछ लोगों का कहना है कि यह बात उन्होंने नहीं कही थी। इसके बाद पता चला कि वहां से भाग निकले और बिठूर को तहस नहस कर दिया गया और वे नेपाल चले गए। वहाँ के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ही रहे और लोगों का मानना है कि वह जहाँ 1902 में उनकी मृत्यु हुई, परंतु कुछ लोग उनका संबंध सीहोर से भी मानते हैं और उनकी मृत्यु हुई। 1 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि भी धारण की। नाना साहब का अदम्य साहस कभी भी कम नहीं हुआ और उन्होंने क्रांतिकारी सेनाओं का बराबर नेतृत्व किया। फतेहपुर तथा आंग आदि के स्थानों में नाना के दल से और अंग्रेजों में भीषण युद्ध हुए। कभी क्रांतिकारी जीते तो कभी अंग्रेज, तथापि अंग्रेज बढ़ते आ रहे थे। इसके अनंतर नाना साहब ने अंग्रेज सेनाओं को बढ़ते देखा। नाना साहब ने गंगा नदी पार की और लखनऊ को प्रस्थान किया। नाना साहब एक बार फिर कानपुर लौटे और वहां आकर उन्होंने अंग्रेजी सेना से कानपुर व लखनऊ के बीच के मार्ग को अपने अधिकार में कर लिया तो नाना साहब अवध छोड़कर रुहेलखंड की ओर चले गए। रुहेलखंड पहुंचकर उन्होंने खान बहादुर खान को अपना सहयोग दिया। अब तक अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि जब तक नाना साहब पकड़े नहीं जाते विप्लव नहीं दबाया जा सकता। जब बरेली में भी क्रांतिकारियों की हार हुई तब नाना साहब ने
महाराणा प्रताप की भांति अनेक कष्ट सहे, परंतु उन्होंने फिरंगियों और उनके मित्रों के सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं किया। अंग्रेज सरकार ने नाना साहब को पकड़वाने के निमित्त बड़े बड़े इनाम घोषित किए, किंतु वे निष्फल रहे। सचमुच नाना साहब का त्याग एवं स्वातंत्र्य, उनकी वीरता और सैनिक योग्यता उन्हें भारतीय इतिहास के एक प्रमुख व्यक्ति के आसन पर बिठा देती है। देखिए एक बार और उनके बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, जन्म हुआ था 19 मई 1824 बिठूर में, मृत्यु 1859 में, आयु 34 वर्ष थी, पदवी पेशवा थी, पूर्वाधिकारी बाजीराव द्वितीय और माता पिता नारायण भट्ट और गंगाबाई बाजीराव द्वितीय। थैंक यू। Please subscribe the channel, like and share the video with your family and friends. जय हिंद, जय भारत।